नमस्कार। बड़े मुद्दे के साथ हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। देश की राजधानी दिल्ली को रैलियों और प्रदर्शनों की स्थली माना जाता है। दिल्ली का जंतर मंतर कई धरना प्रदर्शनों का गवाह बना है। देश की हुकूमत यहीं पर वास करती है और यही कारण है कि लोग अपनी आवाज यहीं पर आकर बुलंद करते हैं और ये जनता का अधिकार भी है। देश का अन्नदाता भी राजधानी में आकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहता था, लेकिन उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन तमाम तस्वीरों और परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले एक सवाल जो जहन में आता है वो ये कि आखिर इन परिस्थितियों की नौबत आने ही क्यों दी जाती है। आज देश में सत्तासीन सरकार और देश का अन्नदाता आमने सामने हैं। कल से आज तक आपने तमाम तस्वीरें देखी जो ये बयां करती हैं कि धरती पुत्र का संकल्प कितना पक्का है और उस संकल्प को ना सरकार हिला सकी और ना ही पुलिस प्रशासन के तमाम इंतजाम। तमाम दिक्कतों और चुनौतियों का सामना करते हुए किसान अलग अलग कोने से दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। कई जगहों से पथराव और वाटर कैनन के इस्तेमाल की खबरें भी सामने आई हैं। सैकड़ों पुलिसकर्मी चट्टान की तरह खड़े रहे। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन उन सभी इंतजामों को ध्वस्त करते हुए धरती पुत्र दिल्ली की तरफ बढ़ते चले गए। सबसे पहले आपको बता दें कि दो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक तरफ आप देखिए कल की तस्वीर। ये कल की तस्वीर में देखिए किसान किस तरीके से लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, पुलिस के तमाम इंतजामों को ध्वस्त करते हुए, कल किस तरीके से चुनौतियों का सामना करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ते गए। और आज की तस्वीर एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जब तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ देश का अन्नदाता दिल्ली की तरफ लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा था। हालांकि रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई तरह की चुनौतियां आई। पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए थे। हरियाणा सरकार नहीं चाहती थी कि पंजाब का किसान हरियाणा में एंटर कर पाए, जिसको लेकर जगह जगह पर तमाम नाकेबंदी की गई थी। लेकिन उन तमाम इंतजामों को, सभी इंतजामों को ध्वस्त करते हुए देश का अन्नदाता दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी के साथ आया था। 2-3 महीने का राशन बांधकर और उसी दृढ़ संकल्प के साथ दिल्ली की तरफ आगे बढ़ता चला गया। एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा है कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, इसका हल बातचीत से होगा। मुख्यमंत्री का वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ लिखा है। लेकिन उससे पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा है, इस आंदोलन को लेकर के एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। पंजाब के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी पंजाब वाले करेंगे, अगर वो जाने का फैसला लेंगे तो हम जाएंगे, अगर वो रुकने का फैसला लेंगे तो हम रुकेंगे। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? बस यही मैसेज है कि अब अगर जाने का फैसला पंजाब वाले करेंगे तो हम उनके पीछे, अगर वो रुकने का करेंगे तो हम उनके पीछे। दिल्ली सरकार द्वारा परमिशन दी गई है कि आप लोग प्रदर्शन करने जाने की इजाजत दे दी। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी नहीं मिली इजाजत। हरियाणा सरकार की दिल्ली में क्या इजाजत है? दिल्ली तो बॉर्डर पे, हरियाणा सरकार क्या इजाजत देगी? जिस प्रकार से रोका गया, हरियाणा सरकार की तरफ से रोका गया, दिल्ली पर सरकार जो है उन्होंने परमिशन दी है कहीं। अति निंदनीय है। अब वो जोर देख के, किसानों की ताकत देख के, तब वो दिल्ली में जाने के लिए उन्होंने इजाज़त दी है और ग्राउंड भी दिया है। और अब तो उनको ये कहें कि हमें ये सुविधा चाहिए, वो भी देंगे। लेकिन अब हम क्योंकि बहुत से संकट, जैसे लाठीचार्ज हुआ, बैरिकेडों पर भी तनाव हुआ और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, पानी का भी काफी किसानों को चोट भी आई है। देखिए आंदोलनों में सारा कुछ होता है, लेकिन हमारी तरफ से जो है वो कोई दंगा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आके मुझे बड़ा अफसोस है कि यहाँ पे कुछ हमारी तरफ से कुछ लोगों ने गलती की है, बट्टे मारने की और अनुशासनहीनता दिखाने की। वो गलत है और वो कहीं ये भी हो सकता है कि सरकार ने कुछ अपनी एजेंसी के आदमी पीछे। जिस प्रकार से
तो देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये बयान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने किसानों को एंट्री की इजाजत दे दी है, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि किसानों की ताकत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने उन्हें ये एंट्री दी है। लेकिन अब आपको मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। मेरे सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपनी सभी जायज मुद्दों के लिए आप केंद्र सरकार से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है, बल्कि इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट आपने पढ़ा, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों पहले इस तरीके को नहीं अपनाया गया और किसानों से बातचीत पहले क्यों नहीं की गई? क्यों हालातों को इतना ज्यादा बिगड़ने दिया गया? तो चलिए, ज्यादा हालातों की जानकारी, मौजूदा हालातों की जानकारी आपको दे देते हैं। खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल इस वक्त टिकरी बॉर्डर से लाइव मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, क्या हालात फिलहाल आप देख रही हैं टिकरी बॉर्डर के, कैसे हैं वहां की परिस्थितियां? क्या किसान अभी भी वहीं पर मौजूद हैं? बिल्कुल पूजा, इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और पंजाब से जो आए हुए किसान हैं वो मेरे पीछे आप देखेंगे, आपको शायद अंधेरा हो रहा है हल्का, तो शायद उतना क्लियर नहीं दिखे, लेकिन मेरे पीछे जितने भी पंजाब से जो किसान हैं वो वहीं पर ठहरे हुए हैं। बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बीच में पुलिसिंग अपना पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, क्योंकि वो जिस तरीके से एक पैसेज दे रही है निकल के जाने के लिए जो जाना चाहते हैं, बैरिकेड्स को हटा दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको क्लोज कर दिया जाता है। जब भी कोई गाड़ी निकलना चाहती है तो उसको आराम से निकाला जा रहा है। ये वाकई अपने आप में बड़ा शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है अभी इस वक्त में। लेकिन जब हम आए थे उस वक्त में थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी, उसमें से कुछ संख्या है जो दिल्ली की तरफ निकल चुकी है, जिसमें से हरियाणा के ज़्यादातर जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, और पंजाब के जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर टिके हुए हैं। वो शायद किसी इंस्ट्रक्शन का या तो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमने जब उनसे बात की तो वो यही कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे रह गए हैं, जब तक वो हमारे पास नहीं आ जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो यहाँ पर अपना डेरा जमा लिया है उन्होंने और अपना खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। थोड़ी देर पहले जब हम उनके बीच में गए थे तो वो लोग अपना खाना बना रहे थे जी। शायद एक प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो हरियाणा के किसान थे वो ज़्यादातर यहाँ से शाम के वक्त निकल चुके हैं और वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं जी। सीमा जी, जिस तरीके से आप लगातार वहां पर बनी हुई हैं, किसानों के साथ भी बातचीत कर रही हैं और बताया आपने कि हरियाणा के कुछ किसान वहां से निकल भी चुके हैं, लेकिन जो अभी पंजाब के किसान वहां पर मौजूद हैं उनका क्या कहना है? कब वो वहां से निकलेंगे? किसकी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार फिलहाल वहां पर किया जा रहा है? एक सवाल और सीमा जी, जब शांतिपूर्ण तरीके से किसानों को जाने दिया जाना था तो फिर पहले इस तरीके की बैरिकेडिंग करके तमाम परिस्थितियों को पैदा क्यों किया गया? देखिए, सरकार की तरफ से कई तरह की प्लानिंग्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे प्लानिंग्स होती है, पुलिस अपनी प्लानिंग करती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इस तरह के हालात में बनाए रखना अपने आप में बड़ा ही गंभीर विषय होता है और वो बड़ा चैलेंजिंग काम होता है ये, क्योंकि जब इस तरह की भीड़ रोड पर उतरती है, वो चाहे किसान हो या कोई भी आंदोलनकारी, उनके बीच में क्योंकि जो भीड़ होता है जी, उस भीड़ में आप एक देखिएगा, एक भावनात्मक जो भाव होता है वो एक साथ चल रहा होता है, उसमें कहीं भी अगर जरा सी चूक होती है तो वो एक भयंकर रूप लेती है। इसलिए पुलिस ने, मुझे लगता है कि पिछले 2 दिन में, कल और आज, बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ एक एक कदम अपनी रणनीति को तय किया और उसके बाद इम्प्लीमेंट किया है। कल जिस तरीके से सड़क पर थे, कई बार पुलिस को आपने आमने सामने दिखा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को ये बात समझ में आ गई कि किसान के सामने आने से, पुलिस और किसान को आमने सामने करने से परिस्थिति खराब हो सकती है। शायद यही वजह है कि पुलिस ने वापस बड़ी ही सहनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ चीज़ों को एनालाइज किया और दिल्ली सरकार ने एक डिसीजन लिया कि उन्होंने अलाउ कर दिया दिल्ली में किसान को एंटर करने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से एक वजह ये भी रही है कि दिल्ली की तरफ से क्योंकि परमिशन मिल गई थी तो किसान अब, क्योंकि पुलिस को अंदर घुसने के लिए सीमा जी, उनके इसी पास से जुड़ा ऑर्डर मेरा थे, एक सवाल, लेकिन जुड़ा एक उस सवाल, सब के बावजूद गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बाइट हमने अभी सुनी, उनका एक बयान आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने अब एंट्री की इजाजत दे दी है। वो इसलिए दी है क्योंकि सरकार समझ रही थी हमारी ताकत को। वो बोल रहे हैं कि अगर अब तो हम कुछ भी सुख सुविधाओं की मांग करेंगे तो वो भी देने को तैयार हो जाएंगे। हमारी ताकत को देखकर दिल्ली सरकार ने हमें एंट्री दी है। बिल्कुल पूजा, इसको अगर थोड़े हम व्यापक तौर पे देखें तो डेमोक्रेसी में यही सबसे खूबसूरत चीज़ है कि जब आप संख्या में होते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है।
अगर आप अकेले खड़े हैं तो शायद हो सकता है कोई आपकी बात नहीं सुने, लेकिन आपकी जब संख्या बढ़ती है तो संख्याओं के बल का असर सरकारों पे भी होता है, नीतियों पे बनाने वालों पर भी होता है और नेताओं पर भी होता है। तो शायद यही एक वजह है कि जो चडूनी जी है उनको लगा कि अब उनकी जो संख्या बल है वो बढ़ रहा है, धीरे धीरे सड़क पर आ रहा है, किसानों की जो संख्या बल है जो सामने आ रहा है। उसके बाद शायद दिल्ली सरकार को भी कहीं ना कहीं ये लगा है कि ये संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी राजनीतिक विरासत ढूंढने में लगी हुई है। अभी उनको पता है कि हरियाणा एक अपने आप में दिल्ली के बाद एक नेक्स्ट स्टेट हो सकता है जहां पर वो अपनी जड़ें जमा सकती है। तो आम आदमी पार्टी को ये पता है कि क्योंकि किसानों का जो संख्या बल है वो हरियाणा में बहुत बड़ा है, तो अगर वो कहीं इस पर अपना ये स्टेप दे करके एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने की कोशिश जरूर उनकी तरफ से भी हुई होगी। सीमा जी, ऐसी कई बातें बिल्कुल। सुनी जा रही है कि जो हरियाणा का किसान है वो तो दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन जो पंजाब का किसान है वो टिकरी बॉर्डर पर रुके रहना चाहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसे किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए? पूजा, देखिए, मेरी जहाँ तक बात हुई है, ये सच है कि हरियाणा के जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, लेकिन जो पंजाब के किसान है वो यहीं पर बॉर्डर पर टिके हुए हैं। संधू बॉर्डर पर भी वहाँ पर पंजाब के जो किसान है वहीं पर टिके हुए हैं और यहाँ पर भी टीकरी बॉर्डर पर जो किसान मेरे पीछे हैं वो वहीं पर टिके हुए हैं। उनसे हमने बात जानने की कोशिश की कि वजह क्या है, तो उन्होंने जो हमारे सामने वजह रखी वो यही थी कि शायद उनका एक जत्था पीछे रह गया है, जब तक वो यहाँ पर हमारे साथ नहीं आ जाता तब तक हम आगे कूच नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे चढ़ूनी जी की भी मैंने सुना था कि वो शायद किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि आपस में, क्योंकि आप डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक करनाल बाईपास से जो पंजाब के लोग हैं वो एंटर कर रहे हैं, एक हरियाणा के हिसार रोहतक वाले रूट से जो टिकरी बॉर्डर पर जहाँ पर आकर खड़े हुए वो उस रूट से एंटर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो ये एक वजह ये हो सकती है कि आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो ये और एक साथ एक यानी रणनीति कि के तहत सीमा दिल्ली जी, में जो एंटर करना पंजाब चाहते हो, से काफिला आ या रहा है हो किसानों सकता का, है। क्या ये समझा जाए कि अभी वो सीधा फिर दिल्ली की तरफ ही जाएंगे? जब सारे किसान टिकरी बॉर्डर पर एक साथ मिलेंगे तो फिर वो सब दिल्ली जाएंगे? देखिए, ये अभी कह पाना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि उनकी रणनीति क्या है वो शायद इस लेवल पे उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है। वो क्या दिल्ली में जाना चाहते हैं या फिर यहीं बॉर्डर पर ही एक प्रेशर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब दिल्ली बॉर्डर पर जिस तरीके से लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो सरकारों के प्रेशर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पर एक जगह अलॉट कर दी गई है दिल्ली में, और जहां पर वो जगह अलॉट की है वो जगह अपने आप में बड़ी है और दिल्ली के साइड में है, उससे मुझे लगता है दिल्ली की जो मेन दिल्ली है उसको डिस्टर्बेंस से बचाया जा सकता है। तो ये जो क्योंकि इस तरह के जब आंदोलन होते हैं तो उस आंदोलन का जो मेन मकसद होता है ये होता है सरकार पर किसी भी तरीके से प्रेशर बनाया जाए। सरकार पर प्रेशर कब बनेगा? जब उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो, या उनको इस तरीके से लगे कि एक बहुत बड़ी संख्या का बल जो आम आदमी की जिंदगी है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, और हर आम आदमी जो उस आंदोलन का हिस्सा नहीं है वो भी कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो प्रेशर में आती है। क्योंकि जब इस तरह की रणनीति जो आंदोलन की होती है उसका मेन मकसद ये होता है कि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, तो प्रेशर जितनी ज्यादा विपरीत परिस्थिति होंगी उस हिसाब से बनाया जाएगा। तो उनको लग रहा है शायद ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो बॉर्डर पर रहकर सरकार पर प्रेशर बनाना चाहते हो इसलिए वो दिल्ली की तरफ कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। या कोई और वजह भी हो सकती है ये तो कि बात वो मुझे एक लगता है बेहतर indication का तरीके इंतजार से कर रहे हो। किसान ही समझा पाएंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। सीमा जी, आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड लेवल से लगातार तमाम खबरें हम तक पहुंचाने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ और मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंगला जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं आर एन मलिक, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीधा मैं रमन मलिक जी का रुख करूंगी। रमन जी, किस तरीके की परिस्थितियां आप देख रहे हैं? क्यों ऐसी नौबत आने देते हैं कि देश का अन्नदाता सड़कों पर आ जाता है? आगे की अब सरकार की क्या रणनीति, किस तरीके से जो ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं कैसे संभालेंगे इनको? देखिए, जहां तक बात आप अन्नदाता की कर रहे हैं, अन्नदाता एक बहुत सुलझा, संभला और साथ में बहुत साफ नीयत का व्यक्ति है। उसको अपने सरकार पे विश्वास है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई प्रेशर, कोई समझाने के तरीकों से वो लोग आ गए हैं, और इसका सबूत हमको सुबह सुबह मिल गया था जब कांग्रेस के अच्छे खासे लोग, अच्छे खासे कथित नेता जितने हैं वो सारे पहुंच के चौक मार रहे थे। मैं आज ये बात बोलता हूं और स्पष्ट रूप से बोलता हूं, ये जिस प्रकार से अभी आपके पत्रकार भी बोल रहे थे ग्राउंड जीरो से,
मैं ये मानता हूं जो अन्नदाता किसान जो अपने हकों के लिए बात करना चाहता है उसका स्वागत करने के लिए सारे तैयार हैं। 3 तारीख को केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी दे दिया समय। राजनाथ सिंह जी ने अपने आप स्वेच्छा से आगे बढ़ के उनको अपने पास बुलाया कि जी मेरे से बात कर लो, मैं अवेलेबल हूँ। ऐसी बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी करी और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक बोल दिया कि अगर एमएसपी को कोई छेड़खानी होती है नेगेटिव तरीके से तो मैं राजनीतिक जीवन से भी त्याग कर दूंगा। रमन जी, और मुख्यमंत्री दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल ये, आपने अभी कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 3 दिसंबर का वक्त दे दिया, किसान आकर के बातचीत कर सकते हैं। जब किसान दिल्ली में है, मंत्री जी दिल्ली में है, तो 3 दिसंबर का वक्त क्यों रखा गया? क्यों साथ के साथ ही बातचीत नहीं कर लेते? क्यों इतना गैप दिया गया? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और उसका जवाब भी दे देता हूँ। देखिए, आज आप हर एक कोई अपने आप को एक नुमाइंदा समझ रहा है। हमने पहले भी एक बारी 26 से एक बारी 29 संगठनों से बातचीत करी है। हम 29 से बात करें, 31, 32, 33 एक और नए आ जाते हैं। अब ये तो नहीं है ना कि एक निरंतर प्रक्रिया ये चलती रहेगी कि हर तीसरे दिन एक नया संगठन बन के आ जाएगा। आप एक ये बताएं कि आप किससे बात करेंगे? आप उसी से बात करेंगे ना जो अमूल चूक सारा एक सिस्टम है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक प्रश्न आता है जो बार बार मैं समझना चाहता हूं इन लोगों से, वो ये है कि ऐसा क्या है जो इन 3 कानूनों में कहीं पे भी एमएसपी के वितरण, एमएसपी के गठन से संबंधित है? इस कानून में, इन तीनों कानून में एमएसपी से जुड़ा एक भी रास्ता नहीं है। ये कानून तीनों जो है एमएसपी को दूर दूर से छू के नहीं जाते। ठीक है रमन जी, मैं वापस लौटती हूँ आपके पास, इससे जुड़े और भी सवाल करूंगी। एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, नेलो के प्रवक्ता सुखवंत सिंह जी हैं। सुखवंत जी, आपका बहुत स्वागत है। आपके पास लौटूंगी मैं। अजय जी, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसानों को बरगलाने का काम है, गुमराह करने का काम है, ये कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्या नहीं चाहते कि देश में शांति रहे, प्रदेश में शांति रहे? पूजा जी, सड़कों पर आज क्या है? आक्रोश, इनसिक्योरिटी, नाराजगी, सरकार के प्रति अविश्वास। और हमारे एक प्रवक्ता कह रहे हैं भाजपा के कि सरकार स्वागत के लिए तैयार है। लाठीचार्ज करके, वाटर कैनन से उनको डंडों के साथ स्वागत कर रहे हैं आप, अन्नदाताओं का, धरती पुत्रों का। ईमानदारी से कोई शर्म नहीं आ रही आपको टीवी देखते हुए जो आप कर रहे हैं उन लोगों के साथ? पूर्ण अविश्वास पैदा हो गया है पूरे हिंदुस्तान में भाजपा सरकारों के ऊपर। कभी आप डंडे मारते हैं और आप कहते हैं 3 तारीख को बुलाया। पहले उनको बुलाया था, मंत्री जी नहीं आए। अविश्वास कितना आप पैदा कर रहे हैं, मंत्री जी मीटिंग में नहीं आए। अब कहते हैं 3 तारीख को। आज तक ये नहीं पता कर पाए कि संगठन कौन से हैं। ये सरकार है, ये प्रशासन है, ये भाजपा है। आप पूरी तरह से, और कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप, क्या अकाली दल को भी कांग्रेस ने बरगा लिया? यूपी के अंदर सारी सड़कें बंद है, क्या योगी के लोगों को भी कांग्रेस ने बरगा लिया? मुझे एक बात समझाइए, आप तो विपक्ष में है ना। विपक्ष का जिस तरीके का प्रेशर सरकार पर होना चाहिए कि अगर सरकार कोई ऐसे कानून लेकर के आई है जो आपको लगता है कि किसानों के अगेंस्ट है या फिर जनता के अगेंस्ट है, तो विपक्ष में इतना होना चाहिए ना सरकार पर प्रेशर। क्या आपने किसानों के लिए जाकर के सरकार से बातचीत की? आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है, क्या आप में से कोई सड़कों पर उतरा? दिल्ली कूच कर रहे हैं देश के किसान। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पानी की बौछारें चली किसानों पर। आप कहां पर हैं सर? हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी सुबह ही जाकर पूरा समर्थन दे के आई है। राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने रैली की थी किसानों के पक्ष में। ये आंदोलन किसानों का है। किसान है सड़कों पर, लाखों किसान सड़कों पर है, अपने लिए हैं। जो उनके विरुद्ध हुआ है उनके लिए हैं। और आप हमें कह रहे हैं फेल भाजपा की सरकारें, फेल इनकी नियम, इनकी नीतियां।
मैं समझ अजय नहीं जी, पा रहे। मैं यही तो समझना चाहती हूँ कि आज राहुल गांधी कहाँ पर हैं, आज कुमारी सैलजा कहाँ पर हैं? क्या ट्वीट के जरिए आप किसानों को इंसाफ दिलाएंगे? अगर आपको लगता है किसानों के साथ गलत हो रहा है तो क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, ट्वीट के जरिए क्या आप किसानों को इंसाफ दिला देंगे? आज कहाँ पर है राहुल गांधी? आपने सुबह नहीं देखा शायद, मैडम शैलजा जी समय जाके समर्थन देकर आई हैं। हमारा समर्थन पूर्ण रूप से किसानों के मुद्दों के साथ है, तीनों बिलों के साथ है। हम सिर्फ ट्वीट से काम नहीं कर रहे। कांग्रेस सड़कों पर आई है अपने स्तर पर पूरे समर्थन के साथ, और ये भाषण दे रहे हैं, ये डंडे मार रहे हैं। सर, अरे अगर सर्दी के पार्टी के मौसम में- शीर्ष नेतृत्व की यहाँ पर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा ने समर्थन दिया है सुबह, अगर शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो आज सड़कों पर क्यों नजर नहीं आते? दिल्ली कूच जब किसान कर रहे हैं और बार बार सरकार तो कह रही है कि ये तो कांग्रेस का बरगला रही है किसानों को, ये तो कांग्रेस का प्रदर्शन है, तो मुझे तो कहीं कांग्रेस सड़कों पर नजर आ नहीं रही। ये खुद कह रहे हैं कांग्रेस सड़कों पर आपको नजर नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कांग्रेस सड़कों पर आपको नजर नहीं आ रही। ये कह रहे हैं जो किसान है वो कांग्रेस ही है, आपको नजर नहीं आ रही। या तो ये गलत कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, लाखों लोग सड़कों पर है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े ट्रक लगा के उनको रोक रहे हैं। क्या भारत में प्रजातंत्र खत्म हो गया है? क्या संविधान जो हमें अपनी बात कहने का हक देता है वो खत्म हो गया है? हम शुरू से ये कह रहे हैं कि जो भाजपा अजय जी, है, मैं लौटती हूँ आपके पास। सुखवंत जी से भी यही सवाल पूछूंगी, विपक्ष में बैठे हैं सुखवंत जी आप, क्या आपकी तरफ से कोई नेता, इनेलो का कोई नेता सड़कों पर किसानों के साथ नजर में आया, या आप डिबेट्स में ही सिर्फ नजर आते हैं? सुखवंत जी। पूजा जी धन्यवाद, आपने मेरे को बात रखने का मौका दिया जी। और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि मीडिया अपने कितने महत्वपूर्ण रोल को इस देश में, जब संविधान खतरे में है और इस देश की सरकारें अत्याचार के रूप में अपने ही नागरिकों को बंद करने पर आमादा है, और मीडिया जो है ना विपक्ष से सवाल पूछता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन यहाँ पे आया या नहीं आया। पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुत शुरू से इन तीनों बिलों का हम विरोध करते हैं, और लगातार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा और सड़क पर अपनी बात रखी है, और आज भी इंडियन नेशनल लोकदल का छोटे से छोटा कार्यकर्ता लेकर के और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ में धरने पर गए हैं। ये बात तो ही इनेलो की। अब पूजा जी यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये चीज तो दिखाई दे जाती है कि कोई पक्षी नेता नहीं आया, झूठ बोलती बीजेपी दिखाई नहीं देती, यहाँ पे ये अत्याचार करती ये सरकार दिखाई नहीं देती। अब जब विपक्षी नेता किसानों के साथ आके उनकी दुख तकलीफ उठाते हैं तो ये कहते हैं कि जी राजनीतिकरण है। सर, आप कह रहे हैं कि अगर वो विपक्षी नहीं आते नेता तो किसानों के ये साथ कहते हैं। आकर मैं उनके एक दुख बात- तकलीफ को सुनते मैं- हैं। सुखवंत मैं जी, एक कंप्लीट कर सवाल। लूं। सुखवंत जी, अगर आप मेरे को आपको इजाजत समय दें दे तो रही मैं हूं। कंप्लीट करूं। सुखवंत जी, लौटती हूँ मैं आपके पास। मेरा एक सवाल है मेरे को आपसे। कंप्लीट तो करने दें मेरी बात चलिए, को। पूरी कीजिए अपनी बात, पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए सर। हाँ पूजा जी धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस प्रकार से इस देश का किसान आशंकित है इस बात से कि ये सरकारें जो कोविड-19 का बहाना लेकर के उनको रोकती हैं बॉर्डर के ऊपर, उसी कोविड-19 में ये उनके लिए काले कानून पास करती। आज के दिन जब संविधान खतरे में है, इस देश की हर व्यवस्था खतरे में है और संवैधानिक संस्थाओं को इस सरकारों ने खत्म कर दिया, चाहिए तो ये कि मीडिया को और हम जैसे बुद्धिजीवी लोगों को उठ करके इस सरकार से सवाल पूछने चाहिए। लेकिन ठीक है, आपकी बात, विपक्ष से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि वो कहाँ है, क्योंकि आखिरकार सुखवंत जी, एक राजनीतिक दलों को जवाब तो सवाल जनता के प्रति होता है। मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप सुखवंत जी? जी बिल्कुल। देखिए, मीडिया का काम है सवाल पूछना, और सवाल सरकार से भी पूछे जाएंगे, जो सत्तासीन सरकार है जिसे जनता ने चुना है, सवाल हम उनसे भी पूछेंगे, लेकिन विपक्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सवाल विपक्ष से भी पूछे जाएंगे। आपको बीजेपी के प्रवक्ता से आपने क्या ये सवाल पूछा? सर, मैं पूछ रही हूँ ना, बारी बारी आ रही हूँ ना आप पर। क्यों बर्बाद किया जा रहा सर, मैं है? आ रही हूँ ना, बारी बारी सबके पास सबको बात कांग्रेस रखने की का कहाँ है? मौका दिया आपको जाएगा जनता ना। कहाँ है? देखिए सुखवंत जी, मैंने पूछा तो उनसे कि 3 दिसंबर का वक्त क्यों रखा, क्यों साथ के साथ बैठक नहीं कर देते, क्यों ऐसी नौबत नहीं, आने आप दी?
आप उनसे ये पूछो कि क्यों इस सुखवंत जी, प्रकार से इस मैं देश के मैं सिद्धांतों अपने पर सवाल खुद तय कोशिश करके मैं खुद पूछूंगी उनसे, लेकिन आप सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सुखवंत जी, मुझे हाँ, ये बताइए। बताइए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष इस वक्त किसानों के साथ है, आईएनएलडी इस वक्त किसानों के साथ है। मुझे ये बताइए कि कल जब ओम प्रकाश चौटाला की गाड़ी को किसानों ने घेर दिया था, तो फिर क्यों किसानों के साथ आज वो नहीं चले? आप कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है। हाँ, बताइए। जवाब सुनो पूजा जी, आपको शायद फिर ज्ञान नहीं है। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दोनों पोतों की शादी का समारोह है। उन्होंने भी जब रोका गया उन्होंने ये कहा कि मैं मेरे पोतों की शादी, आज उन्होंने बयान दिया है जैसे ही शादी समाप्त होगी मैं किसानों के साथ खड़ा मिलूंगा। कम से कम आप इतना तो न्याय करिए ना किसी व्यक्ति के साथ। सुनिए सुखवंत जी, ओम प्रकाश चौटाला के पोतों की शादी आपने ये कहा, लेकिन देश का अन्नदाता जब सड़कों पर है तो आईएनएलडी की तरफ से कोई तो हो सकता था ना, जो चौधरी आकर के नफे सिंह किसानों से राठी, बात करता। मैं बता, चौधरी नफे सिंह राठी बागलगढ़ में अभी गए हैं घंटे पहले, और एक एक कार्यकर्ता हर किसान के साथ है। आप देखें तो आप कहो मेरे को समय दो, मैं एक एक का नाम बता देता हूँ आपको। नहीं सुखवंत जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लौट रही हूँ मैं आपके पास, लेकिन मेरे साथ आरएन मलिक जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं, स्थितियों को समझ लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आरएन मलिक जी, आप तमाम लोगों के यहाँ पर बयानों को सुन रहे हैं, तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आप इस परिस्थिति को देखते हैं? क्योंकि हमारे देश में तो हर संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति होने लगती है। देखो जी, राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका काम है राजनीति करना। पहले मैं बीजेपी की कहानी बताता हूँ। किसान ये कह रहे हैं कि भाई आप इस कानून, बस 3 कानून है ना, दो कानूनों की तो कोई बात होती नहीं, सिर्फ तीसरे कानून की बात होती है कि भाई कोई सरकार ने कहा कोई भी आदमी अपनी प्राइवेट मंडी खोल सकता है, इतनी बात है। सरकार ये कह रही है, किसान ये कह रहे हैं भाई बेसिक खोले, बेसिक प्राइवेट आदमी आया, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर तुम कानून में इतना संशोधन कर दो कि वो एमएसपी से नीचे, हेलो जी सुन रही हूँ, आरएन मलिक से नीचे हमारी जिनिस को ना खरीदे। हेलो आरएन मलिक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आपको तो मेरी सुना, मेरे को सुनाई दे रहा है। जी हम सुन रहे हैं, पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ, बीजेपी अभी किसान एक ही डिमांड है कि अभी प्राइवेट आदमी कोई आए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं जी। हमें तो ये कर दो, जो भी आदमी आएगा वो एमएसपी से नीचे हमारी जिनिस नहीं खरीदेगा। इस बात का जवाब आज तक बीजेपी के टॉप से लेके बॉटम तक किसी प्रवक्ता ने, किसी मंत्री ने, किसी ने दी। दिस इज नंबर 1। मैं अभी देता हूँ जवाब। और 1 मिनट शांति कीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। नंबर 2, देखिए सबको मौका दिया जाएगा, समय हमारे पास पूरा है किसानों के लिए। आज हमने अपने समय को बढ़ाया है, सभी को पूरा समय दिया जाएगा, बात पूरी करने दीजिए उनको। जब आप लोग बोल रहे थे तब वो सुन रहे थे ना, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आरएन मलिक जी, पूरी कीजिए आप। जवाब मैंने देना है, मैं कोई राहुल गांधी थोड़ी हूँ जो जवाब न दे पाऊँ। अरे देखिए, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ। रमन मलिक जी, आपके पास लौट रही हूँ मैं, आपके पास। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटती हूँ मैं आपके पास, सभी के पास लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इन बुद्धिजीवियों को जितने Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. हरियाणा के कलाकार उर गीत सुरीले गावे, गाने बाजे डीजे पे हम नाचे और नचावे। हरियाणा की शान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना, हमारी माँ बोली की जान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना, कल्चर की पहचान से मैना। टिड्डी दल का प्रहार न ओलों की मार, सुरक्षित रहेगी फसल और होगी इनकम डबल। बेहतरीन तकनीक से पोली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस और ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए संपर्क करें। किसान एग्रोटेक करनाल 9467673434, 9017222255, 9896920325। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य
घमासान, आखिर कब तक चलेगा घमासान? इसी मुद्दे को लेकर के हम कर रहे हैं बातचीत। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आर्यन मलिक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं रमन मलिक का रुख करूंगी। लगता है आर्यन मलिक जी से मेरा संपर्क टूट गया, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। रमन मलिक जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रमन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। रमन जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना जी, मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है, एमएसपी आज के समय पे, जब 1966 से पहली बारी एमएसपी देना शुरू हुए हैं, तब से आज तक एमएसपी सरकारी खरीद पे होती है। प्राइवेट खरीद पे एमएसपी कहाँ होती है मैंने तो देखा नहीं। सरकारी खरीद के समय जितनी खरीद होती है वो एमएसपी पे होती है। अगर एमएसपी फर्ज करिए 1000 रुपया है और प्राइवेट आदमी आपको 800 रुपया दे रहा है, जिस समय मंडी में परचेज करी जा रही है सरकार से और वहां 1000 रुपया आपको मिल रहा है और प्राइवेट 800 रुपया दे रहा है, तो कोई भी उसे 800 रुपये में नहीं देगा। पहले वो जाके सरकार को बेचेगा। और सरकार ने खरीदना क्यों है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि जब 1 नेशन 1 राशन कार्ड कर दिया तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सभी को अन्न मिले। अब बात आती है पंजाब की। हरियाणा में हम 12 फसलों के ऊपर एमएसपी देते हैं, पंजाब सिर्फ 2 गेहूं और चावल पे करता है, तो वो पहले 12 पे देना शुरू करें। हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में सरसों, बाजरा, दूसरी फसलें ली जाती हैं एमएसपी पे। रमन मलिक जी, सरकार का उसका कोई डायरेक्ट यूज नहीं है। एक बात सुन लीजिए, सरकार का कोई उसका डायरेक्ट यूज नहीं है। रमन जी, सरकार बाद में उसे घाटे पे मंडियों में बेचती है। आज भी आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो इसलिए करती है कि रमन जी, मैं किसान तो को ये कह समर्थन रही हूँ मिले। कि आप तो जो मैं भी रिकॉर्ड यहाँ पर बता रहे हैं, जो भी बातें आप यहाँ पर समझा रहे हैं, ये बातें किसानों को क्यों नहीं समझाई गई? क्यों किसानों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए? रमन जी, एक बार सवाल सुन लीजिए। आज तक एमएसपी पे कानून बनाने की गुहार क्यों नहीं लगाई रमन इन्होंने? मलिक जी, एक बार सवाल सुन लीजिए। ये जो बातें आप अभी बता रहे हैं, ये बातें सरकार किसानों को समझाने में सफल क्यों नहीं हो पाई? क्यों उन्हें तमाम बातें नहीं समझाई गई? और किसानों से कल हमने बातचीत की थी। रमन जी, मैं आपको बताना चाहूंगी। रमन जी, एक बार मेरी बात पूरी होने 5,000 दीजिए। किसान है इस देश में। रमन जी, मेरी बात एक बार पूरी होने दीजिए। 20,000 किसान है देश में। रमन क्या जी, जा रहा है? एक बार सवाल सुन लीजिए। 5,000 नजर आ रहे हैं। रमन जी, कल मेरी किसानों से बातचीत हुई अरे थी। सिंगला साहब, मैंने आपको किसानों तो को छोड़ कहा दीजिए। कि प्रधानमंत्री जिसका खुद कह राजा रहे हैं कि पप्पू, एमएसपी उसको कुछ जिस नहीं तरीके पता। से थी वैसे वो जारी हवा में रहेगी। चलाता है हरियाणा पप्पू। के मुख्यमंत्री भी बड़ौदा कह में रहे दिखा हैं कि दिया एमएसपी आपको। जारी रहेगी, अरे बड़ौदा में लेकिन दिखा आप क्यों नहीं इस बात को मान पा रहे? आईएनसी नहीं दिखी, किसानों को उल्टा नहीं हो रहा कांग्रेस विश्वास। दिखी। और वहाँ भी 50,000 से ऊपर लेके गए हम वोट। सरकार को बड़ौदा में नीचे। अरे वहाँ पे भी जो आपने करा ग्राउंड लेवल पे जातिवाद, जो अंदर से काम करा, वो दिखा सबको। बिना बात के घुंघरू की तरह मत बचो। पप्पू बन तो गए, आपके पास है क्या कहने को? अरे सरकार में रहते हुए आप उपचुनाव। अरे आप बताओ ना कहाँ है उदा साहब? रमन जी, अजय जी, बता दो, मेरी आप दोनों से क्यों रिक्वेस्ट देते है। सरकार में रहते हुए उपचुनाव हार गए। रमन जी, अजय जी, बड़ौदा की बात नहीं चल रही है, किसानों का मुद्दा है। थोड़ी सी तो बड़ौदा तो मैं संवेदनशीलता उठाया नहीं जी, दिखाइए। बड़ौदा तो यही उठाए जब थोड़ी नहीं सी मिला तो तो बड़ौदा ले संवेदनशीलता आए। दिखाइए। मैं कह तो रहा हूँ, आपके तो मुंह में शब्द नहीं होने अजय चाहिए। जी, एक एक करके आ रही हो ना, राहुल दर्शक गांधी जो की सुन तरह रहे हैं उन्हें बैठे हैं। समझने तो दीजिए आप क्या कह रहे हम हैं। क्या राहुल की तरह पप्पू है जो चुपचाप बैठे रहेंगे? रमन जी, मैं और जो आपसे किसी ने रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस बोल तरीके दिया। के शब्दों का प्रयोग आप ना करें। और भाई जो एक बार है सुन सारी लीजिए। दुनिया गूगल कर लीजिए, वो भी बोलता है। आपके पास कुछ नहीं है दोनों को। अगर आपके पास कुछ होता है, शर्म आती है आपको बड़ौदा हार के? अरे शर्म उसको आनी चाहिए जो अपनी पार्टी को लूट के खा गया। कांग्रेस में कांग्रेस का युवराज चपट मार के नेशनल हेराल्ड खा गया। अरे आपके जैसे अपने घर में ही चोरी कर गई। गीता के ऊपर आपने लाखों रुपए की गीता अरे छोड़िए सिंगला साहब, रमन जी, अजय जी, किस मुद्दे पर बात हो रही है, मुद्दे से मत भटकिए। रमन जी, अजय जी, मुझे आवाज म्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दर्शक उस मुद्दे से भटके जिसको लेकर के हम बातचीत करें। एक बार सवाल तो सुन लीजिए। यही साल होती है। आर्यन मलिक जी, आपका रुख करती हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं दोनों मेहमान बात भी करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। जब भी किसी मुद्दे पर बात होती है, संवेदनशील मुद्दा होता है, उसको किसी और ट्रैक पर ले जाया जाता है। दर्शक सुन रहे हैं,
आप एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दीजिए ना। क्या जरूरत है? हाँ, मैं ये कह रहा था जी कि ये मेरा सवाल नहीं, किसानों का सवाल है। सरकार इसका जवाब दे दे भाई ये बात है, हम एमएसपी नहीं फिक्स कर रहे। दूसरी बात, वो ये कहते हैं ठीक है, आप प्राइवेट आदमी है, वो किसी भी भाव खरीद सकता है, उसको सरकार मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन किसान ये कहता है ठीक है भाई, अगर वो एमएसपी से खरीदा हो तो सरकार हमें ये एश्योरेंस दे कि हम एमएसपी पर जरूर खरीदेंगे। सरकार ये कहती है कि एमएसपी विल स्टे, ये नहीं कहती है आप एक एक दाना एमएसपी से खरीदा जाएगा। अगर ये कहते तो झगड़ा खत्म। ठीक है। दूसरी बात, अब किसान क्या गलती कर रहे हैं, कांग्रेस भी राजनीति कर रही है, कोई कम नहीं राजनीति। पंजाब में एक्ट पास कर दिया जी कि भाई जो आदमी प्राइवेट आदमी होगा एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसकी 3 महीने कितने साल की सजा होगी। वो एक्ट उन्होंने भेज दिया गवर्नर साहब के पास। इस बात को 1 महीने से ज्यादा हो गया, गवर्नर साहब उसको लिए बैठे हैं। अब पंजाब के किसानों को चाहिए तुम दिल्ली आने की बजाय तुम गवर्नर के पास में लो। गवर्नर क्यों लिए बैठे उसको? या तो रिजेक्ट करके वापस करे या उसको प्रेसिडेंट के पास भेजे। क्यों लिए बैठे? पंजाब सरकार क्यों नहीं कहती गवर्नर साहब को कि साहब देखिए आप इसको क्यों लिए बैठे? ना अपोजिशन वाले कहते। ठीक है, आर्यन मलिक जी जवाब ले लेते हैं रमन जी से। रमन जी, तीसरी बात, पूजा जी मैं लौटती हूँ आपके पास। रमन जी एक बार सुन लीजिए। रमन जी पहले एक बार सुन लीजिए, मुझे ये बताइए। आर्यन मलिक जी पूरी कीजिए अपनी बात। जी तीसरी बात, पिछली बार किसानों को बुलाया एग्रीकल्चर मंत्री जी ने, अपने जो भारत सरकार के एग्रीकल्चर मंत्री ने बुलाया। अजय जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, आऊंगी ना आपके पास, समय पूरा है, आ रही हूँ ना आपके पास। आए नहीं किसानों से मिलने, और उसको एक एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी आ गए, वो आके इन्हें कानूनों को फायदे बताने लग गए जी। वो किसान उल्टे आ गए। अब क्यों उस दिन किसानों को बुलाया था क्यों नहीं बोले? किसानों की ये गलती है। मैं किसानों की गलती बताता हूँ। जब भारत सरकार ने 3 तारीख की डेट दे दी है, 3 तारीख को आ जाओ, दोबारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कह दिया, तो किसानों को चाहिए था 3 तारीख तक का इंतजार करें। अगर 3 तारीख को फिर वही बात होती है, या एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को भेजते या मंत्री जी नहीं आते या उनकी बातों से नहीं सहमति बढ़ती, तो फिर आंदोलन करें। लेकिन 3 तारीख तक लेकिन आर्यन मलिक जी तब तक तो किसान निकल चुके थे ना, जब नरेंद्र तोमर ने केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा 3 दिसंबर की मीटिंग के लिए ना, बाद में निकले। पहले 3 तारीख दे दी थी मंत्री जी ने। किसानों को 3 तारीख का इंतजार करना चाहिए था। इस बात में किसानों की गलती मानता हूँ। सर मैं लौटती हूँ आपके पास, एक बार मैं लौटती हूँ आपके पास। रमन जी मुझे एक बात बताइए, ये आर्यन मलिक जी भी ये बात कह रहे हैं, कल जब हमने किसानों से बातचीत की थी वो भी ये बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री हालांकि बोल रहे हैं एमएसपी जारी रहेगी, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें बातों पर विश्वास नहीं है, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप 3 कानून लेकर आए हैं, आप 4था कानून और ले आइए, हमें लिखित में गारंटी दे दीजिए। किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी से खरीद की गारंटी हो। बिल्कुल, मेरी खुद आर्यन मलिक जी, मैंने कल भी किसानों से बात की थी, जब बात हुई तो उन्होंने खुद ये कहा कि गारंटी मिलनी चाहिए लिखित में, हमें शब्दों पे भरोसा नहीं है। लिखित में ही होती है रमन मलिक जी, गारंटी लिखित में होती है। क्यों बार-बार वर्बली एक मिनट कहा जा रहा है उनको? मैं आदरणीय मलिक साहब मैं जवाब देता हूँ आपकी कही हुई वक्तव्य का। ऐसा मलिक साहब, 1966 में, ये आपको भी पता है कि सबसे पहले 65 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया, उसके बाद 66 से एमएसपी देनी शुरू हुई। अब 66 से लेके अगस्त 2020 तक का समय ऐसा था जब कभी भी, जब तक एमएसपी के ऊपर कानून लाने की कोई बात ही नहीं करी गई आज तक। और जो आप एक एक दाना एमएसपी पे खरीदने की बात कर रहे हो, क्या 1966 से लेके 2020 अगस्त तक एक एक दाना हर सरकार ने एमएसपी पे खरीद लिया हो? तो हम भी वचनबद्ध हैं, हम करेंगे। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। तीसरी चीज सर, मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, बहुत देर से इसमें। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आज आपके चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे 2 चीजें बोल रहा हूँ और आपके माध्यम से बोल रहा हूँ और उनके समर्थकों से बोल रहा हूँ। एक तो 2019 का जो उनका मैनिफेस्टो है, उसमें जब यही प्रावधान उन्होंने लिखे हुए थे, तो या तो तब वो गलत थे या वो आज गलत है, नंबर 1। नंबर 2,
कि जो पंजाब से एक्सपोर्ट करके हरियाणा के थ्रू आप दिल्ली भेज रहे हो किसानों को, और पीछे से उसको इस तरीके से संयोजित करना चाहते हो कि जैसे शाहीन बाग में एक सीज हुई थी वैसे आप दिल्ली की सीज कर पाओ। आप मेरे को सिर्फ इतनी चीज बता दो कि पंजाब के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा दी गई एमएसपी और खरीद के अलावा आप कितना अनाज अपने आप खरीदती है स्टेट गवर्नमेंट, ये बताओ। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अब कोई भी अब तक जितनी भी सरकार आई है, गेहूं और धान वो एमएसपी पर खरीदा गया सारा। अब की बार भी पंजाब में 1,26,00,000 टन गेहूं सारा एमएसपी से खरीदा गया। हरियाणा में 77 लाख टन गेहूं एमएसपी से खरीदा गया। आजकल गेहूं का प्रोड्यूसर नंबर 1 पंजाब नहीं है, आज के दिन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1,30,000 टन खरीदा गया, 1,30,00,000 सारा का सारा एमएसपी से खरीदा गया। देखिए सरकार को ही बताना चाहिए था, सरकार की दिक्कत है, एक और अच्छी चीज करना चाहती है सरकार, लेकिन सरकार बताती नहीं उस बात को। असली बात यह है कि जो एफसीआई है सारा अनाज उसको खरीदना पड़ता है। एक पिछली कांग्रेस सरकार एक बहुत गलत कानून बना के गई थी, वो था कि हर एक 70% देहात के और 50% शहर के आदमियों को 2 रुपए किलो गेहूं मिलेगा और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। अब उसके अंदर काफी धांधली है। पहली बात तो सरकार ये अफोर्ड नहीं कर सकती, 67% आबादी को, देश को आप 2 रुपए गेहूं नहीं दे सकते, कोई सरकार नहीं दे सकती, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की। अब प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि मैं उनको पैसा दे दूं, ये 2 रुपए 3 रुपए हिसाब से गेहूं ना दूं, क्योंकि इसमें बड़े घोटाले हैं। वो तो गेहूं बांटते ना 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो, उसमें काफी गेहूं बचता है, वो उल्टा मार्केट में बेचते। लेकिन सरकार को क्लियर कर देना चाहिए कि भाई असली बीमारी ये हम इसलिए कर रहे हैं, सरकार बताती नहीं। मैं लौटती हूँ आप दोनों के पास। सुखवंत जी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। सुखवंत जी, आपसे एक सवाल मेरा, क्योंकि देखिए बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, तो ऐसे में मुझे एक बात बताइए कि सरकार अगर कोई भी कानून लेकर आती है, कुछ भी करती है, तो क्या वो सब जनता के खिलाफ ही होता है? आप क्यों हमेशा उसका विरोध करते हैं? माना विपक्ष का काम होता है विरोध करना, राजनीति करते हैं, लेकिन क्या हर कानून जो सरकार लेकर आती है, हर कदम जो सरकार उठाती है, वो हमेशा गलत ही होता है क्या? पूजा जी, क्या हर कानून का विरोध हुआ है क्या? अब जिस कानून में साफ दिखाई देता हो कि किसान को मारने का डेथ वारंट है, उसका विरोध भी ना हो, ये सर मुझे समझाएंगे? सर समझाइए। मैं समझा कैसे मरेगा, मैं भी समझना चाहता हूँ। हाँ रमन मलिक जी, आपको तो जरूर समझाना चाहता हूँ। अभी रमन मलिक जी ने ये कहा कि 1966 से लेके और 2020 तक जब एमएसपी पे सवाल नहीं उठा, तो अब क्यों? मैं रमन मलिक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि 1966 से लेके 2020 के बीच में क्या इस प्रकार की कोई कानून आया क्या जिससे एमएसपी खत्म होती हो? अब बताओ ना कौन से लिंक में ये गलत भ्रम फैला रहे हो? एमएसपी को ये तीनों कानून कहाँ टच कर रहे हैं, ये बताइए आप मेरे को। मलिक साहब, मेरे को नहीं लगता कि आप पता नहीं को मतलब मलिक व्यापारी मलिक हो के किसान मलिक हो, मेरे को किसान की तो लगते नहीं आप। मैं बताता हूँ आपको, मतलब आप जात पात करेंगे यहाँ पे? शर्म आनी चाहिए आपको, आप जात पात करने यहाँ पे, शर्म आपको आनी चाहिए। बहुत सुनते नहीं हो, ये क्या बात कर रहे हो कि आप व्यापारी मलिक हो या किसान मलिक हो? किसान मलिक नहीं हो सकते। अगर किसान मलिक होते तो ये बात नहीं कहते। मैं दोबारा कहता हूँ, अरे मेरे पास मेरे किसानी, आप मेरे को नहीं बताओ, आप जात पात की बात कर रहे हो। अपने सब वापिस दीजिए, आप बंद करवाओ इनको, मैं अपना पूरा कंप्लीट करूं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, बताते हैं। पूजा जी, असल बात ये है, ये क्या बात कर रहे हैं पूजा जी कि आप व्यापारी मलिक हो या आप किसान मलिक हो, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, ये बताने की जो है कि आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुद्दे से मत भटकिए
और शब्दों का इस्तेमाल जरा सोच समझ कर कीजिए। आप एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। की बात करवा रहे हैं आप चैनल सुखवंत जी, मुझे एक बात बता दीजिए कि ये जो 3 कृषि कानून है, ये एमएसपी को कैसे खत्म करते हैं, क्या क्यों लगता है आपको, ये बताइए बता जरा। रहा हूँ, जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगा किसान और व्यापारी के बीच में, कॉर्पोरेट के बीच में, तो एमएसपी कहाँ बचेगा? ये सबसे बड़ी थ्रेट है एमएसपी के ऊपर। और इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि एमएसपी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं। पूजा जी, ऐसे झूठे लोगों का कौन विश्वास करेगा जो जुमले फेंकते हैं? ये तो सबसे बड़े झूठे लोग हैं जो प्रधानमंत्री अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री की बात पे तो यकीन करेंगे या नहीं करेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी यकीन करने लायक है? क्या मुख्यमंत्री जी यकीन मेरे को नहीं लगता ये व्यक्ति यहाँ पे डिबेट करने आए, यहाँ पे जाति सूचक और ऊट पटांग बातें करने आया ये व्यक्ति। क्या प्रधानमंत्री जी ने आपसे पहले कोई झूठ नहीं बोला? क्या मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला? कौन सी बात झूठ बोली? अगर उन्होंने नहीं बोला तो विश्वास करो, अगर वो लगातार झूठ बोलते हैं तो उनका विश्वास कैसे किया जाए? आप सीधा किसान को लिखकर ये क्यों नहीं दे देते कि जी एमएसपी रहेगा और एमएसपी से नीचे कोई भी किसान का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा? सिर्फ अगर एक बात भाई आप ये बता दो, एमएसपी पे खरीद कैसे होती है, ये बताओ। चलो आप किसान नेता हो ना, बताओ एमएसपी पे खरीद कैसे होती है? सुखवंत जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, आप एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हैं और प्रधानमंत्री बीजेपी या कांग्रेस के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए। अरे तो मैंने तो उनके लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ये कहा है बीजेपी कांग्रेस से अन्य लोग नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जी ने आपसे पहले झूठ नहीं बोला क्या उसके साथ मैं खुद सवाल कर रही हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं ना हमारे साथ, वो जवाब देंगे ना सवालों का। आप सीधा प्रधानमंत्री पर आ जाएंगे, बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, ये तो जनता तय करेगी। मेरे को एक चीज बताइए कि आप अपनी चैनल पर जाति सूचक बातें करने देंगे? मुख्यमंत्री जी का विश्वास करो। मैंने ऐसे प्रधानमंत्री जी का या ऐसे मुख्यमंत्री जी का जो लगातार झूठ बोलते हैं विश्वास किया जाए क्या? मैं ये कह रहा हूँ, जो व्यक्ति बॉम्बे जाके सट्टा खेल के हार जाए उसके नुमाइंदे का विश्वास करे क्या? मलिक भाई आपके पास और कुछ तो है नहीं। अरे बोलने के लिए बैठाए गए हो क्या आप यहाँ पे सारे? अरे जाति सूचक बातें आपने शुरू करी है, झूठ बोलने के लिए बैठाए गए हो आप झूठे हो, जाति सूचक बातें करते हैं आप टीवी में। क्या जाति सूचक कहा मैंने? क्या जाति सूचक? आपने क्या बोला? सबसे बड़ी विडंबना है कि जब किसी भी मुद्दे को लेकर बात की जाती है, पहले मैं इस बात को कह चुकी हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ कि इस तरीके से डिबेट का रुख मत मोड़िए, एक एक करके अपनी बात रखिए। दर्शक जो आपको देख रहे हैं, समझना चाह रहे हैं आज देश में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, देश का अन्नदाता सड़कों पर है और आप मुद्दे से भटक कर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लौटती हूँ मैं आप दोनों के पास। अजय जी। पूजा जी, गुस्सा हमेशा कमजोर को और झूठे को आता है। आ रहा है मलिक साहब को, सारे देश सर थोड़ी देर पहले तो आप भी इसी तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। नहीं, अब मुझे हंसी आ रही है अब मुझे हंसी आ रही है इनकी बातों पे। मलिक साहब किसी दिन बैठ जाएंगे और बिल्कुल आदर से कहता हूँ फैंकू पे और पप्पू पे भी डिबेट कर लेंगे, आज किसानों पे कर लेते हैं। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मुद्दे से मत भटकिए, बार-बार मैं एक ही बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ। 2 फुट के आलू पे भी करेंगे, मैंने कह दी ना वो बात, आप मुद्दे पर बात कीजिए ना। आप मुद्दों से भटकाने वाली बात करते हैं, पहल आदरणीय मलिक जी ने की कच्ची बात करके। चलिए ठीक है, अब आप अपनी बात रखिए। अजय जी, बात बोली, लेकिन हम इनका अनुसरण नहीं करेंगे, हम नहीं कहेंगे इनको माफी मांगने को, क्योंकि भारत की जनता खुद कह रही है इनसे माफी मांगने। आज हो क्या रहा है भारत में, आप देख रहे हो सड़कों पर क्या हो रहा है। अगर अब भी इनको ये लगता है कि किसान आंदोलन नहीं कर रहे, उनकी कोई मांगे नहीं है, तो सिर्फ आंखों पर पर्दा। देखिए पिक्चर देखिए आप, ये इनको किसान नहीं नजर आ रहे, इनका गुस्सा नहीं नजर आ रहा, सरकार के प्रति अविश्वास नहीं नजर आ रहा, ये सोल्यूशन नहीं निकाल रहे इस चीज का। ये बैठ के यहाँ पर किसी को झूठा, किसी को सच्चा, किसी को शाहीनबाग, किसी को हिंदू, किसी को मुस्लिम कर रहे हैं। मलिक जी आपके लोग हैं, इन्होंने आपको वोट डाली है, विश्वास दिखाया आपके ऊपर, आप डंडे मार रहे हैं इनको। इनकी बात सुनिए, मलिक जी मैं आती हूं, समाधान निकलवाइए। आप गलत चल रहे हैं, आप शासक हैं,
शासक पार्टी के हम शासक नहीं है, सेवक हैं, यही फर्क है गांधी परिवार की सेना में और भारत की जनता की सेना में। ना चलाते आप इन भारत की जनता की सेना और गांधी परिवार की सेना में यही फर्क है। हम सेवक हैं, आप अपने आप को शासक समझते हैं। आप सेवक नहीं हो। अगर हम सिर्फ सेवक हैं, डंडे ना मारते, इन पे पानी, हम सिर्फ सेवक हैं। और जो आप अगर गलत कोई कानून के साथ नहीं चलेगा, देश का संविधान इस देश के लोगों ने बनाया हुआ है। आपके नाना परनाना जो थे पार्टी के, उन्होंने नहीं बनाया। आगे आप वहीं, आपके पास है ही कुछ नहीं। अरे क्यों नहीं है, आप आइए ना, अजय जी, मुद्दों पे बात अजय जी, करिए। आप मुझे एक बात बताइए, करिए मुद्दों पे बात। कानून का कौन सा प्रावधान ये वर्जित करता है कि एमएसपी पे ना खरीदा जाए? रमन मलिक जी, लौटती हूँ मैं आपके पास। अजय जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अजय जी रुकिए, रुकिए जरा। एमएसपी को इन 3 कानून में कहाँ से छेड़ा जाता है, ये बताइए आप सारे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से 2 मंडियां बन गई, एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज भी हो रही है। इस प्रावधान में ये लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये नहीं होगा। अजय जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अजय जी, वो किसान की जमीन को छू सकेगा, उसका अधिकार सिर्फ खेती पे होगा, अजय ना जी, कि खेत पे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकारों, मिनट दे दीजिए, एक बार सुन लीजिए अजय जी, आप 20 सेकंड दे दीजिए। अजय जी, मैं लौट रही हूँ ना आपके पास। अगर बीच में कुछ सवाल आएगा मेरे जहन में सवाल, तो मैं करूंगी ना, वो मेरा काम है। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। आपने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच में जो ट्वीट वॉर चला है, उसको जरूर पढ़ा होगा, मुझे लगता है। पढ़ा है आपने? अजय जी, बात बताइए। अजय जी, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, मेरा सवाल है इससे जुड़ा। पढ़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप ट्वीट के जरिए लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन जब मैंने आपके साथ 3 बार संपर्क करने की कोशिश की, कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो आपने हमसे संपर्क नहीं किया। अगर कांग्रेस सच में किसानों के साथ खड़ी है, तो जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बात करना चाह रहे थे, तो क्यों पंजाब के मुख्यमंत्री ने बात नहीं की? क्या आप चाहते हैं कि प्रदेश में शांति ना रहे? क्या आप चाहते हैं कि देश में शांति ना रहे? क्या अगर आपसी सामंजस्य से किसी बात को सुलझाया जा सकता था, बातचीत की जा सकती थी, अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री उसकी पहल कर रहे थे, तो फिर क्यों पंजाब के मुख्यमंत्री ने बातचीत नहीं की? पूजा जी, इसका जवाब तो आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री दे सकते हैं, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा का प्रवक्ता हूं, शैलजा जी का प्रवक्ता। दूसरी बात रही मलिक साहब, आपके बीच में रह गई आपकी बात। आप कर रहे थे कैसे 3 कानूनों की बात करता। आपसे किसान मांग क्या रहा है? सिर्फ कानून में एक प्रावधान कि एमएसपी से कोई भी फसल नीचे खरीदेगा उसको कानूनी रूप पे दंडित किया जाएगा, और तो कुछ नहीं मांग रहे वो। आप वो नहीं दे रहे। सर, मैं अभी आपका जो ये बनाया हुआ भ्रम है ना, इसको मैं तोड़ देता हूँ। तोड़ दी सर, आप मेरे को ये बताइए, मेरा ना तोड़िए, उन लाखों किसानों का तोड़िए। एमएसपी की खरीद जो होती है, एमएसपी पे सारी खरीद, आपकी सरकार जब यहाँ थी हरियाणा में, तो कितने फसलों पे एमएसपी थी जो दे रही थी, और आज ये सरकार कितनी पे दे रही है? एक। दूसरा, पंजाब के अंदर भी सिर्फ 2 फसलों के ऊपर एमएसपी मिल रही है, यहाँ हरियाणा में 12 पे मिलती है। तीसरी चीज सर, जो एमएसपी की खरीद होती है वो तब होती है जब केंद्र सरकार भंडारण के लिए अनाज खरीदती है। प्राइवेट, जब आप भंडारण की सीमा, भंडारण की खरीद खत्म हो जाती है सीजन की, तो उसके बाद ओपन मार्केट होती है और मंडियों में अलग अलग भाव पे बिकी हैं चीजें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दोषी, और अगर ऐसा हुआ है तो आप पाखंडी। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। सुखवंत जी कुछ कह रहे थे। सुखवंत जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आर्यन मलिक जी, लास्ट कमेंट आपसे लूंगा। मैं पूजा जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जैसे बीच में कहा कि भाई जो शांति भंग होने का खतरा है, पूजा जी यही असल सवाल है इस देश में। क्या ये लोग संविधान के दायरे में जो अधिकार मिले हैं उसमें अपना प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे क्या? कोविड-19 के बीच में किसान को मारने के लिए डेथ वारंट ले आएंगे, और फिर अगर किसान उसके लिए प्रोटेस्ट करेगा तो वो इनको नजर आएगा कि शांति भंग का खतरा या विपक्षी साजिश को नजर आएगी। सीधी सिंपल सी बात है। जिस बात को ये मुंह से कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगा, उसको लिखने देने में क्या प्रॉब्लम है? तो किसान को ये आशंका है कि जिस प्रकार से 15 लाख 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख
वही एमएसपी झूठ है। का एक वीडियो दिखा दीजिए, देते क्यों नहीं है? 15 लाख का कोई वीडियो दिखा दीजिए, कोई रिटर्न स्टेटमेंट दिखा दीजिए। अगर सच होंगे आप तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर आप झूठ होंगे तो आप छोड़ दीजिएगा। आरएन मलिक जी, को ये तो है नहीं, कह के पीछे हट जाते हो, अरे इसीलिए बता रहा हूं मांग रहे हैं। रमन जी, सुखमन जी, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। जब आप बोल रहे थे आरएन मलिक जी, आराम से सुन रहे थे ना आपकी बात। आरएन मलिक जी, जाति सूचक बातें करने में अच्छे हो। कहा गया अगर कोई बात मुकर जाओगे। देखिए मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, आरएन मलिक जी को अपनी बात रखने दीजिए। आप क्या के पीछे हट जाते हो? अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, कहीं तो बोला होगा किसी रैली में, किसी मैदान में, किसी रमन जी, उसमें थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगर आरएन मलिक जी उम्र में भी बड़े हैं, एक बार उनकी बात भी जरा सुन लीजिए। आरएन मलिक जी आप बोलिए, मुझे मजबूरन आवाज डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि आरएन मलिक जी कुछ कह रहे थे। लास्ट कमेंट मैं उनसे लूंगी। आरएन मलिक जी, देखिए मैं तो एक दोनों प्रवक्ताओं से यही पूछूंगा, कांग्रेस के भी, लोक दल के, ये जितने किसान दिल्ली जा रहे जी 98% पंजाब से है, हरियाणा से मुश्किल से 2% भी नहीं। तो ये हरियाणा के किसानों को इन 3 कानूनों से क्यों नहीं डर लग रहा है, और पंजाब के ये जितने किसान है उनमें इतना ज्यादा क्यों गुस्सा है? या तो हरियाणा के किसान इसको 3 कानून को उनको पता नहीं कि इससे हमारा नुकसान होगा, या पंजाब के किसान गलत समझ बैठे हैं। यूपी के पंजाब के किसानों को चाहिए था पहले हरियाणा के किसानों को साथ ले, यूपी के किसान भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। ले, मध्य प्रदेश के किसानों को साथ ले, फिर करे आंदोलन। देख सारी सरकार, अब तो यूपी के किसान भी कह रहे हैं ना कि हम हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ हैं। आरएन मलिक जी कहते हैं जी, देखना आप, ये जितनी संख्या आ रही है दिल्ली, हरियाणा के तो कुछ भी नहीं है। रोहतक सोनीपत झील, रोहतक सोनीपत और दफ्तर गढ़ माना जाता है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का, 400 किसान भी नहीं है वहां से। और वो ना कांग्रेस के बिल्कुल नहीं कह रहे किसानों को तुम जाओ शामिल हो, बिल्कुल नहीं कह रहे हो। चलिए ठीक है, एक बार अखबार में आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से सड़क पर हैं किसान, लेकिन कब तक जारी रहेगा घमासान, अब तक इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये कि जब भी देश में कोई ऐसा संवेदनशील मुद्दा उठता है तो उस पर बातचीत के बजाय बहस होने चलती है, और बहस भी किसी और ट्रैक पर चली जाती है, और जो असल जवाब है उस सवाल का वो नहीं मिल पाता। अब किसान आगे की रणनीति बनाकर किस तरीके से आए हैं, इसका जवाब तो बेहतर तरीके से किसान दे सकते हैं, लेकिन इस घमासान को खत्म करने के लिए सरकार क्या करेगी, क्या 3 कृषि कानूनों को लेकर के आपसी सहमति बन पाएगी, ये तो गर्व के विषय में है। तो चलिए इस खास मुद्दे में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।